वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारी जुल्फिकार खान। उस मुल्क में इंतखाबात का एक साल मुकम्मल हो गया है। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के नतीजे में तश्कील पाने वाली शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए ये साल बहुत कठिन और किसी आजमाइश से कम नहीं था। मईशत की डूबती कश्ती को संभालना, सियासी अदम इस्तेकाम में हुकूमत को लेकर चलना, खारजा महाज पर मुल्क का इमेज बेहतर करना समेत बहुत से ऐसे चैलेंजेस थे जिनका सामना शहबाज शरीफ हुकूमत को था। इस एक साल के अरसे में हुकूमत की क्या कारकर्दगी रही, खारजा पॉलिसी में क्या बेहतरी आई, सियासी पॉलिसीज में हुकूमत को कितनी कामयाबियां मिली, इस पर मुख्तसर अगर नजर डालें तो सफारती सतह पर हुकूमत की अहम कामयाबियां नजर आती हैं, जिनमें सबसे नुमाया 14 और 15 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान का जो SCO का जो समिट था, उसका इजलास जो था उसका मुनक्किद होना है, जिसमें अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की है। फिर इसके बाद 6 जून को पाकिस्तान की सिक्योरिटी काउंसिल की गैर मुस्तकिल रुकन की निशिस्त पर तारीखी कामयाबी। साथ ही साथ 19 सितंबर को पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी जोहरी तवानाई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का रुकन मुंतखब होना और 11 से 12 जनवरी 2025 को इस्लामाबाद में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन इन मुस्लिम कम्युनिटीज़। हुकूमत की वो सफारती कामयाबियां हैं जिनका क्रेडिट अगर हुकूमत से सियासी मुखालफीन छीनना भी चाहें तो नहीं छीन सकते। अब अगर दाखिली सियासी मैदान की बात करें तो हुकूमत के इक़दामात की 2024 में इंतखाबी इस्लाहात का बिल मंजूर हुआ। जुलाई 2024 में कौमी मसलहत अमल का आगाज हुआ। अक्टूबर में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी, पैका कानून तरमीम, इलेक्शन एक्ट में तरमीम समेत 38 एक्ट और 60 से ज़्यादा बिल्स मंजूर हुए, जिनमें सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे का बिल जो हैं वो काफ़ी अहम थे। मजमूई तौर पर अगर बात करें, कौमी असम्बली के 12 इजलास तलब किए गए, सेनेट के 10 इजलास तलब हुए, 55 बिल सेनेट से मंजूर हुए और मजमूई तौर पर अगर बात करें तो हुकूमत को यहाँ भी कामयाबी मिली। हुकूमत ने जो इक़दामात उठाने चाहे वो पूरे किए। अब यह हुकूमत की कामयाबी समझी जाए, उनकी कामयाब हिकमत अमली समझी जाए या अपोजिशन की नाकामी और नाअहली, ये तो अपोजिशन ही बता सकती है। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत की मुश्किलात की बात करें तो हुकूमत सियासी अदम इस्तेकाम के खात्मे में कामयाब नहीं हो सकी। PTA और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का अमल नाकाम रहा। अपोजिशन जमातों की नाराजगी की भी खबरें मीडिया की जीनत बनती रहीं। अब देखना यह होगा कि कारकर्दगी का यह तसलसल कितना बरकरार रहता है और सियासी महाज पर हुकूमत मजीद क्या इकदामात करती है, बिलखुसूस अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के तनाजुर में। आज के इस प्रोग्राम में यही हम जो है वो डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट इरशाद आरिफ साहब मौजूद हैं और हमारे साथ सिक्योरिटी एनालिस्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब भी मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, अगर आपसे शुरू करूं, पिछले साल जब SCO का समिट मुनक्किद होना था तो मैं हेडलाइंस देख रही थी और जस्ट टू जॉग योर मेमोरी अगर देखा जाए तो इस तरह की हेडलाइंस हमें नजर आती थी कि जी, अ नेशन इन क्राइसिस, पाकिस्तान स्ट्रगल्स टू होस्ट SCO समिट, पाकिस्तान टू होस्ट SCO समिट अमिड पॉलिटिकल टर्मोइल, SCO समिट इन पाकिस्तान फेसेस सिक्योरिटी कंसर्न्स फॉलोइंग अटैक्स ऑन चाइनीज। ऐसे में एक सक्सेसफुल SCO समिट को जो है वो होस्ट करना अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट एनी अनटुवर्ड इंसिडेंट्स, क्या आप कहेंगे कि ये एक हुकूमत का बहुत एक कामयाब इकदाम था? हुकूमत को इसमें काफ़ी कामयाबी सफारती महाज पे जो है वो मिली है, बिलखुसूस जो अटैक्स हो रहे थे और जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट पेंट करने की कोशिश की जा रही थी दुश्मनों की तरफ से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस बात को तो मानना पड़ेगा कि पिछले एक साल के अंदर जो मौजूदा हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को भी ख़त्म किया है और इकोनॉमिक रिवाइवल भी आई है। ये बात हम नहीं कर रहे, ये बात बेसिकली स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा आपको बताएगा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक मैक्रो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो मौजूद है, जिसको ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी जिसकी बात कर रहे हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब आप डॉक्टर साहब, अक्सर हम बात करते हैं कि जी गली मोहल्ले में क्या बात हो रही है, ठीक है जी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, ठीक है जी स्टॉक एक्सचेंज बड़ी बेहतर जा रही है, लेकिन निचले सतह पे क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब, जैसे फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा कम हुई है पाकिस्तान के अंदर, इसी तरह अब ये भी बात हो रही है कि इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ हम जा रहे हैं। स्टेबिलिटी तो आ गई लेकिन अब हम ग्रोथ की तरफ चल पड़ेंगे और अब ये बात जो है वो गली मोहल्ले में लोग अब कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस से अटैच हैं, जो लोग कारोबारी धड़ों का हिस्सा हैं या कारोबार में इन्वॉल्व हैं, वो इन चीज़ों को अब मानते हैं। और मेरा ख्याल है कि जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा
सपोर्ट किया वो ये है कि एक तो होल ऑफ नेशन अप्रोच है सो फार। तकरीबन तमाम जो सियासी जमातें इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। सो हमारा वो जो लार्जली जिस जो नुकसान हो रहा था डॉक्टर साहब, वो हो रहा था पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से। और वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी देखें अब हमें थोड़ी कम नजर आ रही है। हमें नजर आ रहा है कि वो जो धरने, जुलूस, जलसे और पता नहीं क्या होगा और सुबह ये हो जाएगा, कल ये हो जाएगा, वो सारी चीजें जो हैं वो खत्म हो रही हैं। और स्टेप बाय स्टेप लोग जो हैं, आपको पता है लोग क्यों धरने। कता कलामी की माफी, इफ आई मे इंटरजेक्ट। एक तो ऑब्वियसली माशी महाज पे जो चीज़ रही हैं वो अलग अपनी जगह, वो हम अगले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। इस पे अगर हम, क्योंकि हम इसको प्रोग्राम को सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, इस वक्त अगर हम सिफारती सतह पे जो हमारी कामयाबियां उनकी अगर बात करें, एक ऐसा समिट करवाना जिसमें पड़ोसी मुल्क ने कोई जो है मेरा ख्याल है कमी नहीं छोड़ी प्रोपेगेंडा करने में, हमें एक सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे पेश करने में, और उसके बाद इसका मुनक्किद होना। और जितने डेलीगेट्स, मैं तो पर्सनली लोगों को जब मिली तो फॉरेन डेलीगेट्स वर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि जिस तरह जो है वो चीज़ें चल रही थी। आप किस तरह इसको देखते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली ये एक परसेप्शन बिल्डिंग में, और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसकी तरफ आप जो है वो बात कर रहे थे, ये कलीदी किरदार अदा करेगी इस तरह के समिट्स जो होते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी वो बिल्कुल आपकी बात सही है। वो पाकिस्तान ने जब समिट करवाई और आपको पता है डॉक्टर जयशंकर आए, और ये वो डॉक्टर जयशंकर हैं जो सारा टाइम कोशिश कर रहे होते हैं पाकिस्तान को ग्लोबली आइसोलेट करने की, लेकिन उनकी मजबूरी बन गई कि पाकिस्तान उनको आना पड़ा। तो इससे ये भी तासुर मिलता है कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा बनना शुरू किया, जिसमें हम एससीओ के मेंबर हैं और ब्रिक्स की तरफ हम जा रहे हैं। इसका ये फायदा है कि पाकिस्तान अब जो अल्टरनेट इंस्टीट्यूशंस मॉडल क्रिएट हो रहे हैं, जहां पे एक तो वेस्टर्न जो इंस्टीट्यूशंस की मोनोपोली थी, उसके आगे जो इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं हम उसका हिस्सा हैं। सो एससीओ में भारत के फॉरेन मिनिस्टर का आना और उनका शुक्रिया अदा करना पाकिस्तान की हुकूमत का, मैं समझता हूँ वो बड़ी जीत थी। और फिर जिस अंदाज से मुनक्कद किया गया, जिस अंदाज से जो है वो लोगों को पता चला कि नहीं भाई अब दुनिया के लीडर्स पाकिस्तान में आते हैं। पहले तो ये होता था लीडर्स नहीं आते, अब लीडर्स भी आना शुरू हो गए हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमारी आज भी प्रेसिडेंट चाइना गए हुए हैं। सो मेरा ख्याल है कि रिवाइवल है डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर। और बहुत सारी और चैलेंजेस हैं डॉक्टर साहब जिनके ऊपर काम करने की जरूरत है। और मेरा ख्याल है कि अगर हम इसी तरह ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि मैं हर चीज को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से लिंक करता हूं, बिकॉज अगर आप स्टेबल नहीं है तो दुनिया आपके पास आने को तैयार नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टर भी नहीं आएगा, फॉरेन मुल्क से आपके पास डिग्निटीज भी नहीं आएंगे। तो ये चीजें तो हैं जी। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। इरशाद साहब, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? बिकॉज इसको सिर्फ एक समिट के तनाजुर में नहीं देखा जा रहा, इसको इन द लार्जेस्ट स्पेक्ट्रम देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो इमेज बिल्डिंग है, जो सिक्योरिटी डायनामिक्स हैं, उसके तनाजुर में। बिकॉज आपको याद है पे दर पे जो है वो अटैक्स होना शुरू हो गए थे चाइनीज पे, और ऑब्वियसली ये बाय डिजाइन थे, लेकिन उसके बाद इतना सक्सेसफुल समिट अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट। आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, पाकिस्तान सफारती तन्हाई का शिकार तो मैं नहीं समझता कि पहले था और अब नहीं है। पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं था, अब भी नहीं है। जब तक हम हमारे नाम के साथ इस्लामिक लगा हुआ है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और जब तक हम एक न्यूट्रल पावर हैं, हमारे खिलाफ साजिशें भी होंगी, हमें अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिशें भी होंगी। लेकिन इस हवाले से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, खासतौर पर सिक्योरिटी पॉलिसी जो रही है कि दोस्ती सबके साथ है, दुश्मनी किसी के साथ नहीं है, अब हम उसकी वजह से हम कामयाब हैं। और हमें कहीं नाकामी इसलिए नहीं हो पा रही कोशिशों के बावजूद, हम उस बैलेंस को बरकरार रखने में अभी तक कामयाब हैं, जो हमारे जैसे मुल्क को, जो एक तो दो न्यूक्लियर पावर के साथ उसकी सरहद मिलती है, और तीसरी न्यूक्लियर पावर जो अमेरिका है उसके भी यहाँ खिते मफादात हैं। और अगरचे उसकी तरजीहात में पाकिस्तान अब कहीं बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। छोटे मोटे वसाइल रहे हैं, लेकिन हमने जो गालबन 2019 में एक सिक्योरिटी पॉलिसी दी थी, मेरा ख्याल है वो उसी का तसलसल चल रहा है। और उसकी वजह से हम सऊदी अरब है, चीन है, इवन रूस है, तुर्की है, ईरान है, अफगानिस्तान है, अमेरिका है, यूरोप है,
उसके साथ एक ताल्लुकात का बैलेंस जो है हमने बरकरार रखा हुआ है, जिसकी वजह से सफारती तन्हाई का हम शिकार ना हैं और ना मुस्तकबिल में होंगे, अगरचे भारत की हमेशा कोशिश रही है। और ये भारत की कोशिशों का नतीजा है कि अभी तक ब्रिक्स में हमें मेंबरशिप नहीं मिल सकी, लेकिन बाकी जो सूरत हाल है वो हमारे हक में है। और जब तक पाकिस्तान इस बैलेंस को बरकरार रखता है, मेरा ख्याल है हमारी सिक्योरिटी और जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है वो उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, और यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी तरफ आती हूँ। बेशक हम ये नहीं कह सकते कि हम डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड थे, लेकिन ये भी कहना सही नहीं होगा कि ये भी कहना गलत नहीं होगा कि चाइनीज़ हों या सऊदी हों वो हमसे नाराज़ ज़रूर थे किसी ना किसी हद तक, किसी उसमें चाहे वो सीपेक का मामला हो या दीगर और मामला हो, उस पर एक नाराज़गी जो है वो नज़र आती थी। बट कलेक्टिव रोल ओवर जो 12 बिलियन डॉलर का डेट का रोल ओवर है, जिसमें चाइनीज़ भी थे, जिसमें यूएई भी है, जिसमें सऊदी अरेबिया भी है, वो सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि एक जो फाइनेंशियल विजिट्स हैं उनकी एक कोई वो अचीवमेंट है, इसमें ये एक डिप्लोमेटिक विन भी है, इसमें डिप्लोमेसी का भी एक बहुत बड़ा आंसर है। क्या कहेंगे इस पे? डॉक्टर साहब ये बड़ा अच्छा एंगल आपने उठाया। देखिए बिल्कुल ये सही कह रही हैं कि एक डिप्लोमेसी ही है कि हम चाइना, यूएई और सऊदी अरब के पास जाके हम इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है उसकी वजह से बिजनेस जब रिवाइव होगा और उसकी वजह से जितनी भी चाइनीज़ कंपनीज या सऊदी कंपनीज या अमाराती कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगी तो जो रेवेन्यू रिपैट्रिएशन होगी उसमें भी तेज़ी आएगी। और दूसरा ये है कि सऊदीज हों, अमारातीज हों या चाइनीज़ हों, ये ऐसे पाकिस्तान के दोस्त हैं डॉक्टर साहबा जो हर मुश्किल वक्त में हर जगह आप देखें। फॉर एग्जांपल जब आईएमएफ लिंक कर दे अपने सारे के सारे जो लोन के इस मॉडल को कि जी आप जाएं चाइना और जाके वहां से मोरेटोरियम लें, लोन रोल ओवर करवाएं, जाएं यूएई, जाएं सऊदी अरब, तो देखें ये बहुत बड़ी है, इसमें जियोपॉलिटिक्स भी आ जाती है, इसको आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते कि आपके जो चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं उनको इस चीज़ से देखा जाता है। और आपको पता है कि जो पिछली गवर्नमेंट्स थी अमेरिका के अंदर वो ये कहती थी कि हम नहीं चाहेंगे कि आईएमएफ का पैसा जो है वो चाइना चले जाए। सो मैं समझता हूँ इसमें गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट की है, बड़े एक्टिव रहे हैं। और फिर सिर्फ ये नहीं डॉक्टर साहब, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं अदर दैन जिन जिन अभी फॉर एग्जांपल कुछ अरब बैंक से भी पाकिस्तान पैसे ले रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल गवर्नमेंट ने अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है उसको जो है वो यूज़ किया है, डिप्लोमेटिक कैपिटल को यूज़ किया है, अपनी रेलिवेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। और मेरा ख्याल है कि ये वो चंद चीजें हैं नॉर्मली जो पब्लिक स्पेस में नहीं आती, क्योंकि जितना होमवर्क किया जा रहा होता है इस तरह के इश्यूज के ऊपर हम उसको नहीं देख रहे होते। हम ज्यादातर यही सोचते हैं जी हमारी लीडरशिप बाहर गई है क्या लेके आएगी, लेकिन इस तरह की जो सपोर्ट मिलती है दोस्त ममालिक से, मैं समझता हूँ, और खासतौर पर चाइना हमारा इंतहाई इंपॉर्टेंट दोस्त है, इसी तरह सऊदी अरब, इसी तरह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो हमेशा अभी रिसेंटली जब मोहम्मद बिन जायद पाकिस्तान आए हुए थे तो वो कह के गए थे कि वो तकरीबन $1 या $2 बिलियन का लोन रोल ओवर कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी लीडरशिप के जो पर्सनल ताल्लुकात हैं जो कि पिछले कुछ दौर में ख़राब करने की कोशिश की गई थी। आपको याद है कि पिछले दौर में एक कुछ ज़ातियात की वजह से उन ताल्लुकात को बहुत ठेस पहुंची, और उसको देखना यह है कि असल नुकसान मुल्क का होता है, इंडिविजुअल्स कोई नहीं होते। राइट डॉक्टर कमर चीमा साहब, इरशाद आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आगे जो जिस चीज़ पे सारा दारोमदार जो है वो इस वक्त मुल्क का खड़ा है वो आपकी इकोनॉमी है। इकोनॉमी बात करने के लिए डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक साल में क्या हमारी अचीवमेंट्स रही उस पर उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, प्लेजर हैविंग यू है विद अस। डॉक्टर साहब, अगर मैं ये कहूँ कि जी सब कुछ बिल्कुल बहुत अच्छा हो गया है, बिल्कुल ठीक हो गया है, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, सो ऑफ कोर्स दैट वुड बी इंटायरली रॉन्ग, वो बिल्कुल सही नहीं होगा। लेकिन जिस तरह इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आई है, सिंगल डिजिट्स में आई है, क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि शायद सिमत का तयन हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर मारिया, आपने ये बात सही रखी है सामने। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त जो बिहेव कर रही है वो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि इकोनॉमीज आईएमएफ की इंगेजमेंट के बाद बिहेव करती हैं। और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि एक मैक्रो स्टेबिलिटी जो है वो इन द शॉर्ट रन एस्टैब्लिश हो गई है। इसमें सबसे बड़ा जो आंसर है वो आपने जो बयान किया, अफरात ज़र,
ये भी लोगों के लिए, बिकॉज फिर लोग फील करते हैं कि हम कहते हैं महंगाई कम हो गई है। महंगाई नहीं कम हुई मुल्क में, महंगाई के बढ़ने की शरह में एक खातिर खा कमी आ गई है। इसका क्या मतलब है? 29% महंगाई हुई थी 2023 में, फिर 2024 में 23% के करीब हुई। पहले जो 7 माह गुजरे हैं इस फाइनेंशियल ईयर के, जुलाई से जनवरी तक, महंगाई के बढ़ने की शरह सिर्फ 6% है। तो एक तो ये बात है, ये सबसे बड़ा टैक्स है गरीब आदमी पर अगर महंगाई की शरह बहुत ज्यादा हो, बिकॉज इसका जो असर है वो गरीब या अमीर या मिडिल इनकम पर बराबर आता है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का जो बैरूनी खसारा है, यानी कि जो करंट अकाउंट कहते हैं, यानी कि जो आप इंपोर्ट करते हैं और जो आप एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस को मिलाते हैं, वो खातिर खा कमी हुई पहले और अब एक सरप्लस में भी आ गया है। और इसकी वजह रेमिटेंसेस का बढ़ना है, रेमिटेंसेस का ऑफिशियल चैनल्स पर आना है। और कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ है डॉक्टर साहिबा, कि जो पाकिस्तान के रिजर्व्स की पोजीशन है, जो 1 माह की भी इंपोर्ट को कवर नहीं कर रहे थे, वो अब 2-2.25 माह की इंपोर्ट कवर पे $11.5 अरब पे हैं। पर हैविंग सेड दैट, वन हैज टू बी वेरी रियलिस्टिक। पाकिस्तान के अवाम ने महंगाई का एक बहुत बड़ा रेला पिछले 2.5-3 साल में झेला है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। नई जॉब्स नहीं क्रिएट हुई क्योंकि हमने जो ग्रोथ है उसको सैक्रिफाइस करके इकोनॉमी को स्लो किया है। और तीसरी बात यह है कि जो हमारे फंडामेंटल मसाइल हैं जिस पे अथॉरिटीज काम कर रही हैं, मैं मानता हूं ये बात, एनर्जी के डीरेगुलेशन के, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के, लोकल इन्वेस्टमेंट को स्पर करने के, पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट रेशियो बढ़ाने के, जो फंडामेंटल मसाइल हैं वो अपनी जगह कायम है। और जब तक वो हल नहीं होते, हम आईएमएफ की जो अम्ब्रेला है उससे निकल नहीं सकते। 24वीं बार आईसीयू के डॉक्टर के पास हैं, तो 77 साल में मुझे और आपको सोचना चाहिए ना कि हमने इस मुल्क के साथ क्या किया है, कि मतलब 77 ईयर्स में आज भी ये कह रहे हैं कि अगले 2-2.5 साल जब तक आईएमएफ की एंगेजमेंट है उसके बगैर मुल्क को चलाना और जो फॉरेन लोन्स हैं उनको पे करना और फॉरेन कमिटमेंट्स को पूरा करना मुमकिन नहीं होगा। ये एक ट्रू पिक्चर है पाकिस्तान की इकोनॉमी की। अगर आप फंडामेंटल चीजों को देखेंगी ना, तो ये जरूर है जो मैंने जैसे कहा कि इन्फ्लेशन नीचे आई है, रिजर्व्स बढ़े, ये सब चीजें हुई हैं। आपकी एक इसका रिएक्शन स्टॉक मार्केट में है। स्टॉक मार्केट जो कि डिफॉल्ट लेवल्स पे थी उसने री रेट कर दिया है अपने आप को। इंडेक्स 1,12,13, 14 पे वेरी कर रहा है, जहां 40-50 हजार पे था, ये भी हुआ है। पर ये भी याद रखिए कि इस सब के पीछे जो अब आपको काम करने थे, मसलन आप पीआईए बेचने गए डॉक्टर साहिबा, आप नहीं बेच पाए। सो जब आप आते हैं स्ट्रक्चर तब्दील करने का इकोनॉमी पे, इसका क्या मतलब है कि जी हुकूमत को नहीं काम करना चाहिए। सारा पाकिस्तान मानता है ना कि हुकूमत को नहीं चलाना चाहिए पीआईए, पर दूसरी बार पिछले 10 साल में बेचने गए हैं और कामयाब नहीं हुए। सो डॉक्टर साहब, इसी से मैं अगर आगे आऊँ, आपने जब गुफ्तगू के आगाज़ में बिल्कुल सही कहा कि हम जो हमारे पे जो महंगाई का जो बोझ आता है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के उसमें आता है, जो अमीर गरीब पे दोनों पे जो है वो एक जैसा ही जो है वो लगता है। हैविंग सेड दैट, अभी जो हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, जो भी नई गवर्नमेंट आती है वो वही बात करती है, जी प्राइवेटाइजेशन होनी है, हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, हमने टैक्स नेट बढ़ाना है, हमने जो हमारा एफबीआर है उसमें रिफॉर्म्स लानी है। अभी तक जो आप एनालाइज कर रहे हैं, जिस तरह ये गवर्नमेंट चल रही है, आपको क्या लगता है कि क्या वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की, एक तो विल और कैपेसिटी दोनों की बात करूंगी, क्या विल और कैपेसिटी दोनों हुकूमत में नजर आती हैं आपको? आपको लगता है कि कर लेंगे? बिकॉज इस दफा कहा जा रहा है नागुजीर है। फाइनेंस मिनिस्टर को आप सुने, वो कहते हैं इसके बगैर काम ही नहीं हो सकता, ये डू और डाई है हमारे लिए। बट क्या कर पाएंगे? Dr. Maria, you know, to be honest, I mean, I've had the great honor of serving with 3 governments in Pakistan of all political parties. I think will at different level exist करती थी, अब शायद ज्यादा करती है because आपके पास और कोई चारा नहीं है। बट जो सेकंड लफ्ज आपने यूज किया ना, मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान का जो फंडामेंटल इशू है ना, अगर इन सब इश्यूज को सॉल्व करना है तो वो है जो आपने सामने रखा है। पाकिस्तान का क्राइसिस कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस का है। आज तक और अब भी हम ये बिलीव नहीं कर पा रहे कि अरबों डॉलर के एसेट बेचने हैं, लाखों डॉलर की सैलरीज देकर प्राइवेटाइजेशन को पहले तो एक ऐसा अदारा बनाएं जो ये काम कर सके। आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट विद ईच अदर, राइट? अगर मैंने इतनी बड़ी तैयारी करनी है पीआईए की, 9-10 डिस्कोस की, जनरेशन कंपनीज की, रेलवे को आउटसोर्स करना है, जस्ट लुक एट कि मैंने करना क्या काम है।
उसके लिए तैयार तो करें। आपने पीआईए की जो निजकारी थी, एक और बात, ये जो लोग कहते हैं ना इंटरेस्ट नहीं आता, पीआईए में बड़ा अच्छा इंटरेस्ट था डॉक्टर साहिबा। पेगासस और टर्की, अल अरेबिया ये जो बैक करती है हमारी फ्लाइट जना को, ये आ तो गए थे, कराची का बिजनेस क्राउड भी आ गया था, और किसने आना है पीआईए को लेने, बट यू डिडंट डू द ट्रांजैक्शन वर्क एज शुड हैव बीन डन। सो बार बार मैं कहता हूं कि विल फैक्टर हायर होगा, मैं मान लेता हूं। विल फैक्टर कौन ये कहेगा कि जी पीआईए जो है वो हुकूमत में रह के ठीक चल सकती है, जबकि नहीं चल रही। 835 अरब रुपए के अक्यूमुलेटेड लॉस था पीआईए की बैलेंस शीट पे। आई मीन खुदारा सोचिए तो कि हमने किया क्या है, बट क्या हम उसको डिलीवर कर पाएंगे? 2016 में करने गए, आई वाज ऑन द टेबल, वी वर क्लोज, वी कुडंट क्लोज द ट्रांजैक्शन। 2024 में करने गए, सेम स्टोरी। सो इनकी पहले वैल्यू सही डिटरमिन होनी है, उनकी फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग होनी है, एचआर रिस्ट्रक्चरिंग होनी है। एंड एक और बात बताऊं, यू हैव टू टेल द पीपल कि जब आपका जिस जगह आप खड़ी हैं आज, हमने इसको डीरेगुलेट किया, और एक ये यू नो देयर वाज अ काइंड ऑफ जैसे कहेंगे एस्टैब्लिशमेंट की गवर्नमेंट थी जब जनरल मुशर्रफ के दौर में ये हुआ। आज जरा मुझे बताइए कि आपके एरिया में कितनी नई नौकरियां, कितने नए चैनल, कितने नए रेडियो टीवीज आए हैं, you know? It's like the finance minister always says कि जी गवर्नमेंट ने बिजनेस नहीं करना, बिजनेस प्राइवेट सेक्टर ने ही करना है, बट लेट्स होप कि गवर्नमेंट अपने कुछ इकदामात इस तरह के ले जिससे चीज़ें जो हैं वो उस डगर पर चल पड़े। बिकॉज मेरा ख्याल जैसे आपने कहा कि ऑलमोस्ट 80 ईयर्स हो चुके हैं और हम अभी तक देख रहे हैं कि हमने किधर किधर जो है हमने अब हम कह रहे हैं कि ये गलतियां हो गई, वो गलतियां हो गई। तो लेट्स होप कि जो इस सिमत का तयन हुआ है ये तसलसल भी इसका रहे। डॉक्टर साहब, बातें आपसे बहुत सारी और करनी थी, बट आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। प्लेजर हैविंग यू एज ऑलवेज, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम, एंड लेट्स जस्ट होप कि ये सिमत का तयन तो हो गया है, लेकिन इसमें तसलसल कंटिन्यूटी जो है वो रहे, ताकि पाकिस्तान की उड़ान जो है वो फाइनली जो है वो हम देख सकें। ऑन दैट नोट विल क्लोज दिस सेगमेंट, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। जानते हो, अगर अज़्म इस्तेहकाम का तो सिर्फ एक साल में क्या कुछ हो सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में नौजवानों को खुसूसी सहूलियात फराहम करके आईटी एक्सपोर्ट्स में 30% का शानदार इजाफा किया जा सकता है। अगर अज़्म इस्तेहकाम का तो पाकिस्तान को आलमी तन्हाई से निकालकर एससीओ की तारीखी मेज़बानी के साथ आलमी उफ़क़ का रोशन सितारा बनाया जा सकता है, और बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में 20% का बेमिसाल इजाफा किया जा सकता है। इसी शानदार मुआशी कारकर्दगी का ही समर है कि आज यूरोपियन पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के जीएसपी प्लस स्टेटस को 2027 तक तौसीह दे दी है। फिंच और मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये है अज़्म इस्तेहकाम के साथ शहबाज स्पीड का एक साल बेमिसाल। अगर एक साल में इतना कुछ हो सकता है तो सोचो 5 साल में कितना कुछ हो सकता है। जब ये हुआ हो शहबाज तो फिर क्यों ना भरे उड़ान पाकिस्तान, उड़ान पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत की एक साल की कारकर्दगी जो है उसका जायजा हम ले रहे हैं, और इस सेगमेंट में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है नसरुल्लाह मलिक साहब ने, साथ साथ अतर काजमी साहब हैं, बोथ अ सीनियर जर्नलिस्ट। प्लेजर टू हैव बोथ ऑफ यू। मलिक साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करती हूँ। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये पूरा साल जो हुकूमत का पिछले साल से जो सफ़र शुरू हुआ, आज अगर देखा जाए जो एक साल का सफ़र है उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नजर नहीं आई, और अभी भी आगे भी जाके ये लगता है कि इट्स नोवेयर इन साइट। बट हैविंग सेड दैट,
जो ऑब्जेक्टिव्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, गवर्नमेंट को डिसलॉज करने के या गवर्नमेंट को जो है वो अनस्टेबल करने के, क्या आप ये कहेंगे कि उस हद तक तो वो उसमें कामयाब नहीं रहे, और किसी हद तक जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है हुकूमत चाहे जो इकदाम है, जो उन्होंने इकदामात लिए हैं, दैट असाइड के वो कंट्रोवर्शियल हैं या जो भी जिस तरह ऑपोजिशन उनको कहती है, वो एक और डिस्कशन हो सकती है इस पे, लेकिन विद ईच पासिंग डे गवर्नमेंट जो है वो कॉन्फिडेंट ज्यादा नजर आ रही है। शुक्रिया डॉक्टर साहबा। देखिए, बुनियादी मसला ये है जिस आप चीज का जिक्र कर रही हैं कि सियासी बहरान मौजूद है या नहीं है, और एक साल के दौरान क्या हुकूमत को किसी शदीद सियासी बहरान का सामना करना पड़ा है, तो उसका जवाब तो ये है कि सियासी बहरान हुकूमत के लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले सोलो फ्लाइट के चक्कर में रही, अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद ना बना सकी। 26वीं आईनी तरमीम के मौके पे भी उन्होंने जो है वो अपने एक्सपांस दिया, लेकिन मौलाना फजल रहमान के साथ बातचीत के बाद ये कहा जाता है कि लीडरशिप भी ऑन बोर्ड थी। गोया हुकूमत कानून साजी भी करती रही, हुकूमत जो है अपने जो है मुख्तलिफ जो फैसले हैं वो भी हुकूमत करती रही, और कोई उसके रास्ते से कोई रुकावट नहीं बन सकी। सारी कानून साजी हुकूमत ने बआसानी कर दी। अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन देती कि वो अपोजिशन की जमातों को साथ में लाती, या जिस एहतजाज की वो कायल थी वो इतना जोरदार होता कि हुकूमत के लिए काम करना मुश्किल हो जाता। तो ये कहना कि कुछ सियासी बहरान हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज के तौर पर रहा है, तो मैं समझता हूँ कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं था। अलबत्ता सियासी चपकश मौजूद है, सियासी टेंशन मौजूद है, जो शायद हर हुकूमत के दौर में रही है किसी न किसी शक्ल में। इमरान खान साहब की हुकूमत आई, उस वक्त भी उन्हें अपोजिशन की तरफ से जो तनकीद का सामना भी था, मुजामत का सामना भी था, लेकिन उनकी हुकूमत उस वक्त तक चलती रही जब तक कि उनकी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं हुई। तो मौजूदा हुकूमत भी मेरे ख्याल में स्मूथली अपने काम कर रही है। जब तक उनकी कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई नहीं होती, तो लगता नहीं है कि कोई ऐसा ग्रैंड अलायंस बन के हुकूमत के लिए कोई बड़ा चैलेंज बन जाएगा। अच्छा, अतर काज़मी साहब आपकी तरफ आती हूँ। सेम क्वेश्चन ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन जिस तरह हम ये बात कर रहे हैं कि क्या ऑपोजिशन एक कोई बहुत बड़ा चैलेंज पोज कर पाई है हुकूमत की स्टेबिलिटी के लिए, या हुकूमत की एग्जिस्टेंस के लिए कोई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो है वो क्रिएट करने में कामयाब हुई है, तो उसका जवाब शायद नफ़ी में ही आता है। और लगता ये है विद ईच पासिंग डे हुकूमत जो है वो उसका कॉन्फिडेंस क्वोशेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह चाहे जो नसरुल्लाह मलिक साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो भी हो सकती है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस हुकूमत में जो है वो आए दिन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ना कि हुकूमत जो है किसी शेकी पोजीशन में नजर आती है। देखिए, ये वो कॉन्फिडेंस है जो बचपन में मैं जब क्रिकेट खेलता था मेरे अंदर भी ये कॉन्फिडेंस होता था। मैं जितनी बार भी आउट होता था मैं आउट मानने से इनकार कर देता था और दोबारा खेलना शुरू कर देता था। ये उसी किस्म का कॉन्फिडेंस है। या तो होना कि एक साल के अंदर हुकूमत के हक में आवाम ज्यादा हो गई हो, हुकूमत ने कुछ ऐसा अचीव कर लिया हो, तो फिर तो आप कहें कि जी पॉलिटिकल कोई क्राइसिस नहीं है। पॉलिटिकल जो क्राइसिस होते हैं वो जमहूरी रवैये के अंदर आपको नजर आते हैं, वो जमहूरियत से रिलेटेड चीजें होती हैं, उनको देख के आपको अंदाजा होता है कि कितना पॉलिटिकल क्राइसिस है। हुकूमत चीजों को मैनेज करने के लिए क्या कर रही है, कभी एक कानून लेके आ रही है, कभी दूसरा कानून लेके आ रही है, जज साहिबान खत लिख रहे हैं, तो कहीं पे भी आपको स्टेबिलिटी तो उस तरह नजर नहीं आ रही। इकोनॉमिक अपनी कारकर्दगी की हुकूमत दावे करती है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल के दौरान डॉक्टर मारिया 1,30,00,000 लोग मजीद जो है पाकिस्तान में गुर्बत का शिकार हुए। 7% इजाफा हुआ है। गैस की कीमत में 800% इजाफा, बिजली की कीमत में 100% से ज्यादा इजाफा, इकोनॉमिक ग्रोथ 0.99%, यानी 1% भी नहीं है। तो ये सारे किस चीज का अक्कासी करते हैं? इसी चीज की अक्कासी करते हैं कि मुल्क के अंदर उस तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, उस तरह इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, और एक डंडे के जोर पे हुकूमत को चलाने की कोशिश की जा रही है। आज मैं और आप मलिक साहब जब ये बात कर रहे हैं, मलिक साहब लाहौर में है, वहां पे भी दफा 144 लगी हुई है। मैं और आप इस्लामाबाद में, यहाँ पे भी दफा 144 लगी हुई है, और दो बड़ी सियासी जमातों की, दो बड़ी सो कॉल्ड जमहूरी जमातों की हुकूमत है। तो इससे ज्यादा और आप क्या पॉलिटिकल क्राइसिस को एवेल्युएट कर सकते हैं या उस पर बात कर सकते हैं? अच्छा, मलिक साहब, एक तरफ अभी जो आप बात कर रहे थे कि जो एक इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमांगी की तरफ आपने जो इशारा दिया, चाहे उसी से जोड़ा जाए जी, 26वीं तरमीम हो गई, पेका एक्ट हो गया, बहुत सारी प्रोटेस्ट, बहुत सारे थ्रेट्स की कॉल्स जो हैं वो आई, लेकिन इन द एंड
जो कानून साजी होनी थी वो भी हुई, जो वॉइसेस ऑफ डिसेंट थी वो कहीं आपको ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल होती नज़र नहीं आई। लॉयर बॉडीज़ की अगर आप बात कर लें तो हमने पिछले हफ्ते इसी प्रोग्राम में, अथर भी हमारे साथ थे, हम बात ये कर रहे थे कि आपस में बॉडीज़ इतनी फ्रैक्चर्ड है और किसी ना किसी हद तक पॉलिटिकल टिल्ट इतना ज़्यादा है कि वो मैनेज हो गया है। तो इसको भी हुकूमत एज अपनी कामयाबी ही गिन रही है कि चलें चलें, जैसे भी हमने जो है वो 26वीं तरमीम जो है, बेशक उस पर पहले जो है वो बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट आई हो, बट इन दी एंड हमने सबको ऑन बोर्ड लिया, कंसेंसस पैदा किया और हमने वो पास कर ली। क्या आप इसको एज अ सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट कहेंगे या आप कहेंगे कि यहाँ कुछ और चीजें जो हैं वो कार फरमा है? दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। जानते हो, अगर अज़्म हो इस्तेहकाम का तो सिर्फ एक साल में क्या कुछ हो सकता है। सिर्फ एक साल में महंगाई की शरह को 9 साल की कम तरीन सतह पर लाया जा सकता है। स्टॉक मार्केट को 1,18,000 से ज्यादा पॉइंट्स की तारीखी बुलंदी के साथ दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट बनाया जा सकता है। अगर अज़्म हो इस्तेहकाम का तो सिर्फ एक साल में सनतों के जाम पहियों को फिर से रवां किया जा सकता है। बरामदात में 11% इजाफा करके तिजारती खसारा कम किया जा सकता है। तरसीलात ज़र में 33.6% का रिकॉर्ड इजाफा किया जा सकता है। करंट अकाउंट खसारे को सरप्लस में बदला जा सकता है। रुपए की कद्र को 10% मुस्तहकम किया जा सकता है। टैक्स कलेक्शन में 23% का बेमिसाल इजाफा किया जा सकता है। पॉलिसी रेट 23% से कम करके 12% पे लाया जा सकता है। ये है अज़्म इस्तेहकाम के साथ शहबाज स्पीड का एक साल बेमिसाल। अगर एक साल में इतना कुछ हो सकता है तो सोचो 5 साल में कितना कुछ हो सकता है। जब रहनुमा हो शहबाज तो फिर क्यों ना भरे उड़ा पाकिस्तान, उड़ा पाकिस्तान। एक प्रोग्राम में कहा है जो हुकूमत के बदतरीन नाकदीन में से शुमार होते हैं, उन्होंने हुकूमत की माशी पॉलिसियों को जो है वो बेहतर करार दी है कि डायरेक्शन दुरुस्त हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन कामयाब तभी होती है जब हुकूमत के लिए वो चैलेंज बन जाए। आज के दिन तक अपोजिशन जो है वो हुकूमत के लिए कुछ चैलेंज नहीं है। हुकूमत आसानी के साथ तमाम मामलों को निपटाती चली जा रही है जो वो करना चाहती है। ये अलग बहस है कि उसके इस वक्त जो है वोट किसके ज्यादा होंगे, पॉपुलैरिटी किसकी ज्यादा है, पॉपुलैरिटी किसकी कम है, ये तो देखा जाएगा जब इलेक्शन आएंगे। इस वक्त हुकूमत जिसकी है, उनकी हुकूमत अगर जाने के या उनकी हुकूमत जो है उसके रास्ते में रुकावटें डालने की अपोजिशन की तमाम हरबे नाकाम हुए हैं, उसे हुकूमत की कामयाबी तस्वर किया जाएगा। ठीक, अतर साहब आपकी तरफ आती हूँ अगेन। पिछले हफ्ते जब हम ये प्रोग्राम कर रहे थे तो उस वक्त जजेस का वो ख़त आया था और बहुत ज़्यादा ये एक्सपेक्टेशन थी कि जी इससे जो है वो कोई जो लीगल फटर्निटी है वो इसमें कोई बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो इस पर रिजेंटमेंट जो है वो शो करेगी, इस पर जो है लोग बाहर आ जाएंगे, अवाम भी जो है वो बाहर निकलेंगे, लीगल फटर्निटी भी निकलेगी। तो हम और आप ये बात साथ साथ ये भी कर रहे थे कि आपस में इतनी फ्रैक्चर्ड है लीगल फटर्निटी या इवन हमारी सहाफ़ी बरादरी जो है वो इतनी ज़्यादा पिका की अगर बात की जाए तो इतनी फ्रैक्चर्ड है कि कुछ हो नहीं सकेगा। चाहे इसको आप हुकूमत की जो है वो स्ट्रैटेजी का हिस्सा कहें या आप इसको ऑपोजिशन की या जो नाकदीन की आवाज़ें हैं उनकी नाकामी कहें, एट द एंड ऑफ द डे बाय हुक और क्रुक क्या आपको लगता नहीं है हुकूमत अपने जो मकासद है उनमें तो जो है वो पूरा अपने मकासद पूरे करते नजर आ रही है? डॉक्टर मारिया, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एट व्हाट कॉस्ट, इसकी क्या कीमत हम चुका रहे हैं, इसकी कीमत किस हद तक हम पे कर रहे हैं, ये बड़ा एक क्वेश्चन है। अब हुकूमत तो कहती है जी हमने ये भी अचीव कर लिया, हमने वो भी कर लिया, जज भी हमारी मर्जी के आगे, लेकिन क्या हम इदारों की तबाही नहीं फेर रहे? आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबान वो भी खत लिख रहे हैं, जो है 2 सीनियर मोस्ट जजेस, उसके अलावा दीगर जजेस ने जो खत लिखा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जस्टिस अतर मुनुल्लाह जे वो जज साहिबान है जिनके हवाले से मौजूदा हुक्मरान कहते थे कि इनको अता बंदयाल साहब क्यों नहीं बेंच में बैठाते।
आज ये जो खत लिख रहे हैं चीफ जस्टिस को और जो कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर, तो मेरे ख्याल में ये कहना कि ये हुकूमत की कामयाबी नहीं, ये तो हमारी 76 साल की बदतरीन नाकामी है। अगर हम आईन कानून को रोंदते हुए डंडे के जोर पे चीजों करने को कामयाबी कहते हैं, तो फिर तो हम किसी और ही निजाम में रह रहे हैं। फिर तो हम जो भी जिसकी ताकत है वो कहेगा कि मैं कामयाब हूं, ऐसी बात नहीं है। हुकूमत को खुद अपने रवैये के ऊपर नजरसानी करने की जरूरत है। बाकी जो वोट तक की बात है, वोट तो पिछले साल ही पड़ा था और जिसको पड़ा था वो पूरी कौम को पता है। कल ही गवर्नर पंजाब जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, उन्होंने क्या फरमाया वोट के हवाले से। पतन की रिपोर्ट ने क्या कहा कि 64 नए तरीके निकाले गए धांधली के। तो मेरे ख्याल में ये मसला इस वक्त हुकूमत और ऑपोजिशन का नहीं है, इस वक्त मसला रियासत पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान का है। क्या हम इसको इस तरीके से मोड़ देंगे कि खुदा ना खास्ता उसको रिकवर करते हुए दहाइयां लग जाएंगी, या फिर हम कोई बेहतर तरीके से चीजों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे तो ये नजर आ रहा है कि हुकूमत हर हालत में अपने इक्तदार को कायम रखने के लिए आइन के साथ भी खेलने के लिए तैयार है और इदारों के साथ वो जो कर रही है वो भी हमारे सामने है। अच्छा, मलिक साहब, जो इस वक्त अथर बात कर रहे हैं, आपका भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू चाहूंगी कि जो ये अथर ने बात की कि बेशक कामयाबियां मिल रही हैं हुकूमत को, अपने इक़्तिदार में रहने की कामयाबी जो है वो एक हुकूमत अगर अपनी कामयाबी काउंट कर रही है, बट एट व्हाट कॉस्ट। क्या आपको लगता है कुछ इस तरह के इक़दाम हैं जो कि आगे जाके हुकूमत के लिए जो है वो चैलेंजेस पोज कर सकते हैं? बिकॉज सबने हर वक्त जो है हर पार्टी ने जो है वो हुकूमत में तो नहीं रहना होता, अपोजिशन में भी जाना होता है। जो ये बातें हो रही हैं कि आगे जाके चैलेंज पोज कर सकती हैं और निज़ाम के लिए चैलेंज पोज कर सकती हैं, आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, क्या निजाम के लिए चैलेंज होगा? हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, अतर भाई जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो बड़ा आइडियलिज्म है कि जी आइन और कानून के मुताबिक सारी चीजें चलें, तमाम सियासी जमातें बिल्कुल जो है वो पार्लियामेंट की बालादस्ती को कबूल करें, कहीं कानून साजी ऐसी ना हो जिसमें आपको आजादी इंटरेस्ट नजर आए। तो क्या इसी पे सियासत पाकिस्तान की चलती है? 2018 के इंतखाबात में इमरान खान साहब जो इलेक्शन जीत कर आए थे, क्या इसी आइन और कानून के तहत जीत कर आए थे? क्या इमरान खान साहब मुस्बत इस्टेब्लिशमेंट की मदद से दो सियासी जमातों को निकालने के लिए हर आईनी, गैर आईनी और गैर कानूनी हरबा इस्तेमाल करके नहीं आए थे? क्या उस वक्त लोगों की टिकटें वापस करवाने के लिए, मुस्लिम लीग नवाज के पंजाब पूरी तोड़ने के लिए, क्या गैर आईनी जो है टिकाकार इस्तेमाल नहीं किया गया था? क्या बलूचिस्तान की मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत तोड़ने के लिए इमरान खान साहब किसी एजेंडे का हिस्सा नहीं बने थे? क्या साकिब निसार साहब उस एजेंडे का हिस्सा नहीं थे जिसके नतीजे में मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान की सियासत से निकालना था? बल्कि ये तय कर लिया गया था कि मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान की सियासत में अब उनका कोई जो है वजूद नहीं रहेगा। लेकिन इमरान खान साहब उसको अपनी कामयाबी करार देते रहे कि भाई इक़्तिदार में तो वो पहुंच गए। इसलिए हमारे यहाँ जो कल्चर रहा है सियासत का, उसमें ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं कि आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। फिर तो आइन और कानून के मुताबिक अगर फैसला हो, तहकीकात हो, तो इमरान खान साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म कहलवाने के लायक ही नहीं है, तो फिर तो मुंतखब भी नहीं हुए थे, सिलेक्ट हुए थे। अगर आज की हुकूमत जो है सिलेक्ट होकर आई है, तो इनका के नाम से हटाना चाहते हैं तहरीक इंसाफ के जो शहबाज शरीफ साहब इलेक्ट नहीं हुए जी, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो इमरान खान साहब भी बिल्कुल के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नहीं है। वो भी किसी एक एजेंडे के तहत एक पूरा गठजोड़ करके पाकिस्तान की सियासत को परागंदा करके सियासत में ये जो है इस किस्म की इन्वायरमेंट करके आए थे कि लोगों से टिकटें वापस करवाएं, लोगों के घरों पे छापे डाले जाएं, लोगों के जनूबी पंजाब महाज बनाया जाए, रात को एक बंदा टिकट लेकर जाए, मुस्लिम लीग नवाज की इसको प्रेस समझ कर दे कि नहीं जी मैं तो मुस्लिम लीग नवाज की टिकट नहीं चाहता। ये सियासी हमारा कल्चर है। काश चौधरी भाई बात कर रहे हैं कि सारी सियासी जमातें इस बात पर यकसू हों कि वो किसी तरीके से भी इक़्तिदार में आने के लिए किसी को कोनी मारकर, किसी को गिरा कर आगे नहीं आएंगी। क्या इसकी कोई गारंटी आज देने को तैयार है? कल इमरान खान साहब को मौका मिलेगा। वो आज भी खतूत कहाँ लिख रहे हैं? वो जो कहा करते थे कि आरबीसी जो है वो 22 ग्रेड के एक ऑफिसर होते हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म के मातहत होते हैं, वो जनाब वज़ीर दिफा के मातहत होते हैं, वो जो है वो फलां के मातहत होते हैं। आज वो खतूत किसको लिख रहे हैं? आज वो खतूत उन्हीं को लिख रहे हैं कि जिनसे के बारे में वो कहा करते थे कि हम बातचीत नहीं करना चाहते। तो ये जो हमारी सियासत का अलमिया है, या तो इससे हम निकल आए हों तो हम ये किस्म का जो है वो बयानिया अख्तियार करें। इससे आज भी कोई नहीं निकला। आज भी वो चाहते हैं कि हमें जो है वो छतरी मुयसर हो जाए और बस ये सारी जमहूरियत और सारी पार्लिमानी बालादस्ती ये भाड़ में चली जाए। जिन जजेस का जिक्र अभी कर रहे थे अतर साहब, क्या माजी में ऐसा नहीं कि जजेस की ट्रांसफर होती रही, लाहौर से जज साहबान हाई कोर्ट जाते रहे? ये सारी चीजें माजी में जो आप करते रहे हैं आज भी हो रही हैं। फिर अगर एक पार्लियामेंट है जिस पर माने या ना माने,
उससे 26वीं तरमीम में कुछ चीजें अगर कर दी हैं तो उसके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। जब तक वो चीजें रिवर्स नहीं हो जाती, बेशक वो मामला मालिक साहब, मेरा ख्याल है आपकी जो गुफ्तगू का इस वक्त जो लुबे लुबाव है, अगर मैं उसको समराइज करूं तो वो ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो इसी विशियस साइकिल में जो है वो चलता जा रहा है। जो भी रिसीविंग एंड पे होता है वो इसको चेंज नहीं करना चाहता। जब ऑपोजिशन में आते हैं तो ख्याल आता है जी सारी चीजें चेंज करें, लेकिन वही वाली बात जो आप ये कह रहे हैं कि रूल्स ऑफ द गेम, जिसमें सबसे बड़ा ये है कि हम एक दूसरे का मैंडेट नहीं छीनेंगे, जो आप कह रहे हैं कि कोनी मार के किसी को हम साइड पे नहीं करेंगे। ये जिस दिन मेरा ख्याल है ये डिसाइड हो गया, शायद ये निज़ाम जो है ये इसकी सिमत का तयन शायद हो जाए। अतर साहब, बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ हम जा रहे हैं इस सेगमेंट की। मुझे ये बताइए कि अभी जो अपोजिशन इत्तेहाद है, ऑब्वियसली जमहूरियत में जहां हुकूमत है वहां एक वाइब्रेंट ऑपोजिशन जो है वो भी एक किरदार जो है वो अदा करती है। जो ये जमहूरी इत्तेहाद, जो ये ऑपोजिशन का इत्तेहाद बन रहा है, क्या आपको लगता है कि ये जो मुल्क में जमहूरियत है उसके लिए फायदेमंद होगा, या उसके लिए मतलब एक आई वोंट से कि उसके लिए कोई चैलेंजेस क्रिएट करे, बट हुकूमत को जो है वो अकाउंटेबिलिटी, हुकूमत को बेहतर परफॉर्मेंस करने पे जो है वो मजबूर करे? क्या आपको लगता है इस तरह का इत्तेहाद ही बनेगा, या ये बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा जिस तरह बहुत सारी चहमगोइयां हो रही हैं? देखिए, अभी जिस तरह मलिक साहब ने फरमाया कि इमरान खान साहब किसको खत लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो खत के अंदर लिख रहे क्या है, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर सबको तवज्जो करने की जरूरत है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त ऑपोजिशन, देखें सबसे बड़ी ऑपोजिशन तो तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ ने जितना वोट लिया है, बाकी जितनी भी जमातें हैं वो तो ना उनकी असेंबली में उतनी नुमाइंदगी है, ना उनके पास उतना वोट बैंक है। ये एक बुनियादी तौर पे एक तरीकाकार है कि तमाम सियासी जमातें मिल के एक बात करेंगी तो यकीनन उसमें वजन आएगा। लेकिन क्या इसके हुकूमत के ऊपर कुछ असर पड़ेगा? मैंने जिस तरह पहले भी अर्ज किया था, दोबारा अर्ज करूंगा कि अगर हुकूमत जो है उसको अवाम के वोटों की परवाह हो तो वो फिर 26 नवंबर को जिस किस्म का ऑपरेशन किया गया वो उस तरह ऑपरेशन ना करे। वो मुसलसल इस्लामाबाद में दफा 144 ना लगा के रखे। वो इस तरह की कानून साजी ना करे कि हमारी मर्जी के बगैर जलसा करोगे तो 3 से 10 साल सजा हो जाएगी। वो पीका जैसे कानून ना बनाए। वो अदलिया के अंदर जजेस को इस तरह ना लेके आए जिस तरह अभी वो लेके आए। माजी में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाए, उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं बनी थी, एक दफा मुशर्रफ साहब के दौर में, फिर वो इफ्तिखार चौधरी साहब के फैसले के तहत खत्म हो गई, फिर वो दोबारा हाई कोर्ट बनाई गई। तो वो 18वीं तरमीम के बाद तो वो एक अलग दौर था। आजकल जो हो रहा है वो सबके सामने है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत तो चैलेंज किसी चीज को मानेगी ही नहीं। क्यों मानेगी? जब वो जमहूरी तरीकेकार कोई नहीं मान रही तो फिर चैलेंज किधर रह गया? जमहूरियत में तो जमहूरी तरीकेकार आइन कानून के दायरे के अंदर रह के जब आप खेलते हैं तो आपको चैलेंजेस होते हैं। जब आप अकेले ही मैदान में हैं और रूल भी आपके, रेफरी भी आपका, गेंद भी आपकी, गोल भी आपका, तो फिर आपको कौन सा चैलेंज है? लेकिन अतर साहब, क्या आपको ये नहीं लगता, अभी जिस तरफ हम बात कर रहे थे इससे पहले भी, कि चाहे माजी में खान साहब हों, खान साहब ने भी मतलब ऑन रिकॉर्ड हैं कि मैं बहुत सारे तजादात हैं जिनकी जो नफ़ी करते हैं, जो आजकल वो खतूत जो लिख रहे हैं उनकी कंप्लीट नफ़ी करते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि अगर आज वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं सिस्टम पे तो सिस्टम को गदला करने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है? सबका हाथ है जी, बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं। देखें, मेरी बहस इमरान खान की जात या शहबाज शरीफ साहब की जात या किसी और की जात तक नहीं है। मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूं कि हम मुल्क को कहां लेके जा रहे हैं। कल अगर इमरान खान साहब दोबारा इक्तदार में आते हैं और वो यही कहते हैं कि जी हमने इसी तरीके से निजाम चलाना है, तो वो दोबारा उनके ऊपर उसी तरह तनकीद होनी चाहिए। अभी तो देखे ना, वो जेल में है। अभी जो इक्तदार में है, वो जो लोग पहले वो गदला करके गए थे, इन्होंने तो दलिया ही बना दिया पूरे निजाम का। तो ये इशू है ना कि हमारी बहस शख्सियात पे जमातों पे नहीं है। जो हमारे निजाम के साथ हो रहा है, हमारी डेमोक्रेटिक रवायात के साथ हो रहा है, उसकी हमें फिक्र होनी चाहिए। जी, अतर काज़मी साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब, हम बिल्कुल प्रोग्राम की एंड की तरफ जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू एंड दिस सेगमेंट और प्रोग्राम हम ख़त्म करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, और हम उम्मीद करते हैं कि इस सेगमेंट में जो हमने डिस्कशन की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से, लेट्स होप कि जो इस पूरे एक साल में ना आ सकी, लेट्स होप कि आने वाला जो साल है, जब अगले साल हम ये डिस्कशन कर रहे हों, एक साल के इख्तिताम पर, अगले साल के इख्तिताम पर, तो चीज़ें मुख्तलिफ हों। We'll close today's program. We'll see you tomorrow. Good night, Allah Hafiz.